तो चलिए दोस्तों, मैं नरेंद्र वशिष्ठ आज की इस वर्कशॉप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? यस सर। यस सर। ओके जी, ओके जी। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। अभी पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, धीरे धीरे ज्वाइन होते रहेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, सेशन को शुरू करने से पहले और कोई भी ऑस्पिशियस कार्य शुरू करने से पहले हम लोग भगवान गणेश की वंदना करते हैं, हु इज द लॉर्ड ऑफ ऑल ऑस्पिशियस बिगिनिंग्स। उनका एक बहुत ही दुर्लभ मंत्र है जो मेरा फेवरेट है, जिससे मैं एनर्जी गेन करता हूँ। और आप सभी के लिए भी मैं भगवान गणपति से अनुरोध करता हूँ कि वो आप सबको नेम, फेम, रुतबा, शोहरत, प्रतिष्ठा और मान सम्मान बख्शें। आप सबके लिए भी मैं इस मंत्र के माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा, फिर हम लोग सेशन को शुरू करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं शस्तनूभिः, यसेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शर्दो अन्ते देवा, यत्र नश्चक्रा जरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिस्तायुर्गन्तो, अदितिर्दोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्मातास पितास पुत्रः, विश्वे देवा अदितिः पंचजना, अदितिर्जातिमदितिर्जनित्वम्। और आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो शुक्रदेव का भी हम लोग वैदिक मंत्र एक बार उच्चारण कर लेंगे, फिर सेशन को आगे शुरू करेंगे। हरि ओम अन्नात् परिस्तुतो रसं ब्रह्मणा, व्यापी बत्क्षत्रं पयः सोमं प्रजापति, यतेन सत्यमिन्द्रियं विपानगुं शुक्रमन्धस। ओम शुक्राय नमः। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब वो विद्याएं हैं जिनके दम पर हम सब भारतीय न केवल पूरी दुनिया को आकर्षित करते रहे हैं बल्कि सम्मान भी पाते रहे हैं। लेकिन कालांतर से देश गुलाम रहने की वजह से जो सम्मान इन विद्याओं को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। और विडंबना ये है कि अब ये विद्याएं घूम घाम के अलग अलग नामों से हमें ही परोसी जा रही है। और हम लोग बड़े चाव से कहते हैं कि मैंने चाइनीज न्यूमरोलॉजी सीख ली, मैंने लोशु सीख लिया, मैंने फला टेक्निक सीख ली। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि मेरे पूर्वज, आप सबके पूर्वज इन विद्याओं के मास्टर रहे हैं, उस्ताद रहे हैं। ये आप सबके जीन्स में है। इसीलिए आप सब लोग अब सब अपने जरूरी काम छोड़ के इस सेशन में बैठे हैं। ये एक बड़ा एविडेंस है इस बात का कि आप सबके जीन्स में भी ये विद्याएं हैं। और आप सभी लोग साधारण व्यक्तित्व तो नहीं हैं, क्योंकि माँ सरस्वती, माँ भगवती जिन लोगों को इन विद्याओं के लिए आशीर्वाद देती है वो निश्चित तौर पर साधारण लोग नहीं हो सकते। और यहाँ जितनी भी मातृशक्ति बैठी है, सबके चरणों में मैं सादर नमन करता हूँ, क्योंकि वो तो साक्षात माँ शक्ति का रूप है। यही वो शक्ति है जो मौत के मुहाने पे खड़े होकर एक दूसरे जीव को जन्म देने की क्षमता रखती है। तो हमारे सेशन में जितने भी महिला पार्टिसिपेंट हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप में से बहुत सारे लोग, 99% पार्टिसिपेंट्स
इन विद्याओं में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। खुद को अपडेट करते रहना बहुत अच्छी बात है, जिसके लिए आप सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत खूबसूरत टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा, जो निश्चित तौर पर आपने पहले कभी भी नहीं सीखी होंगी और ना ही सुनी होंगी। ठीक है, और सब लोग आ चुके हैं, तो अब हम सेशन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले मैं आप लोगों को जो सिखाऊंगा, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। और बिल्कुल इजी है, आप लोग सीख जाएंगे। फिर आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे, मैं उनको एक एक करके आपसे ले लूंगा। ठीक है, पुराने स्टूडेंट्स भी काफी सारे हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे। लेकिन एक बार पहले सेशन को शुरू कर लें। दोस्तों, आप लोगों ने तंत्र विद्या के बारे में सुना होगा, तांत्रिक लोगों के बारे में सुना होगा। आप लोग मुझे ध्यान से सुनते रहेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। तांत्रिक और तंत्र विद्याओं के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और तंत्र एक ऐसी विद्या है जिसको सुन करके मन में भय भी पैदा होता है, जिज्ञासा भी बढ़ती है, और साथ ही लालच भी आता है। क्योंकि हमने सुना है कि तंत्र से वो सब काम भी हो सकते हैं जो एक आम इंसान अपनी क्षमता से नहीं कर सकता। भय इसलिए पैदा होता है क्योंकि जिस चीज से हम परिचित नहीं होते, उससे हमारे को भय लगता है। उदाहरण के तौर पर, अपने घर से 200-500 किलोमीटर दूर अगर आप कहीं किसी रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और कोई अनजान आदमी आपके पास आकर बैठ जाए, तो निश्चित तौर पर आपको उससे भय लगेगा। लेकिन वो साथ बैठा हुआ आदमी अगर आपके शहर का है, या नरेन वशिष्ठ है, या और कोई आपके फ्रेंड सर्कल में से है, तो आपको भय नहीं लगेगा, क्योंकि आपका उससे परिचय हो गया है, आप उससे परिचित हो गए। जिज्ञासा इसलिए पैदा होती है क्योंकि हमारा जिज्ञासु स्वभाव है। तंत्र विद्या, तंत्र का मतलब है सिस्टम। तंत्र को अगर मैं इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से डिफाइन करने लगूं, तो उसका मतलब सिस्टम है। आप लोगों ने सुना होगा सूचना तंत्र, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप लोगों ने सुना होगा प्रजातंत्र, लोकतंत्र, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें पब्लिक गवर्नमेंट को गवर्न करती। आपने सुना होगा राजतंत्र, एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जिसमें राजा पूरे सिस्टम को चलाता है। आपने सुना होगा पाचन तंत्र, अभी ए शर्मा जी ने मैसेज डाला, बहुत बढ़िया। पाचन तंत्र, तो तंत्र का मतलब है सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम आपको अलग अलग शब्दावली सुनाई देगी। अब ये सब तो आपको मेरी बात को मानना पड़ेगा कि सबसे बड़ा सिस्टम उस परम पिता परमेश्वर का है। कुदरत का जो सिस्टम है वो सबसे बड़ा है। यानी जो लोग नेचर को, जो लोग कुदरत के सिस्टम को जानते हैं, वो तांत्रिक हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं और आप सब, जो कुदरत के सिस्टम को कोई थोड़ा जानता है, कोई ज्यादा जानता है, यानी आप सब तंत्र विद्याओं को जानते हैं। और मैं आशा करता हूं कि अब आप लोगों की जिज्ञासा भी इसमें बढ़ेगी, और जो भय तंत्र के नाम से आपके मन में था, आज मैं बिल्कुल निकाल कर उसको जाऊंगा, और आप लोगों को तंत्र को यूज करना भी बताऊंगा। आप लोगों ने ये भी सुना होगा, अक्सर लोग एक टैगलाइन बोलते हैं कि समय बलवान है। ऐसा बोलते हैं, समय बलवान है, समय में बड़ी ताकत है। वो बड़ी सच बात कहते हैं। एक कमजोर से कमजोर आदमी जो खुद के जैसे इंसान से भी लड़े तो हार जाए, अगर समय की ताकत उसके साथ जुड़ जाए, कुदरत की ताकत, कुदरत का जो तंत्र है वो उसके साथ जुड़ जाए, तो वो अपने से ताकतवर 1000 आदमियों को भी हरा सकता है। वो भी उसका दबदबा मानेंगे अगर कुदरत की ताकत उसके साथ जुड़ जाए। तो कुदरत की ताकत उसके साथ कैसे जुड़ेगी? जब हम कुदरत के सिस्टम को समझेंगे।
तंत्र विद्या में हमारे जितने भी सांसारिक कार्य हैं उनको 6 भागों में बांटा गया है। वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, शांति और स्तंभन। ठीक है। वशीकरण का मतलब ये है किसी को वश में कर लेना। वश में क्यों करना? अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपका अहित करना चाहता है, आपका नुकसान करना चाहता है, तो तंत्र विद्या का प्रयोग करके, कुदरत के सिस्टम का प्रयोग करके हम उसके मन को वश में कर सकते हैं ताकि वो हमारा नुकसान ना कर पाए। विद्वेषण, विद्वेषण का मतलब है विरोध पैदा करना। अगर कोई व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति मिल करके आपका नुकसान करना चाहते हैं, तो तंत्र विद्या का प्रयोग करके आप उनके बीच में विरोध पैदा कर सकते हैं ताकि वो संगठित होकर आपका नुकसान ना कर पाए। उच्चाटन, उच्चाटन का मतलब होता है बेचैनी। दोस्तों फिर मैं रिपीट करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति बुरी मंशा से, इल इंटेंशन से आपका नुकसान करना चाहता है, तो हम तंत्र विद्या का प्रयोग करके, कुदरत के सिस्टम का प्रयोग करके उसके मन में बेचैनी पैदा कर सकते हैं ताकि वो आपका या आम जन का नुकसान ना कर पाए। मारण, मारण का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को मृत्यु तुल्य अवस्था में पहुंचा देना ताकि वो समाज का और आपका नुकसान ना कर पाए। शांति, अगर आपके घर में किसी भी तरह की अशांति है, परिवार में, आपके व्यापार में, आपके स्वास्थ्य को लेकर के, तो तंत्र विद्या में बहुत ही खूबसूरत प्रयोग दिया गया है जिसको प्रयोग करके आप हर तरह की अशांति को मिटा सकते। और स्तंभन, स्तंभन का मतलब होता है रोकना। अगर कोई व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं या आपका अहित करने के लिए निकल पड़ते हैं, तो तंत्र विद्या का प्रयोग करके हम उनको रोक सकते हैं। अब शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो 5 कर्म है, वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण और स्तंभन, ये अभिचार कर्म है, यानी पाप कर्म है। हमारे को इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनका प्रयोग करके किसी को भी नुकसान पहुंचाने का अधिकार कुदरत ने हमारे को नहीं दिया है। सिर्फ एक शांति का जो प्रयोग है वो करने की अनुमति शास्त्रों में दी गई। ठीक है, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, तरीका भी समझाऊंगा, और निश्चित तौर पर आपको खुद के लिए, समाज के लिए, अपने जो भी आपके मिलने वाले हैं, नियर एंड डियर्स हैं, उनको आप लाभ पहुंचा सकते। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मुहूर्त का बल, समय की ताकत, समय की दिशा को आप समझ लें तो आप भी बड़े तांत्रिक बन सकते हैं। कैसे? तंत्र विद्या में कहा गया है कि हर तरह की क्रिया के लिए, हर तरह के कर्म के लिए एक विशेष ऋतु, सीजन का उल्लेख किया गया है, विशेष समय का उल्लेख किया गया है, विशेष नक्षत्र का उल्लेख किया गया है, विशेष दिशा का उल्लेख किया गया है, विशेष समय का उल्लेख किया गया है। अगर आप उन सब डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे तो चुटकियों में ये सब कार्य आप सिद्ध कर पाए। अब आप सुनेंगे ऋतुओं के बारे में। वशीकरण, इसके लिए शास्त्रों में बसंत ऋतु का उल्लेख किया गया है, यानी किसी को वश में करने की क्रिया को जब आपको करना है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त समय वसंत ऋतु का है, क्योंकि उस टाइम हमारा मन बड़ा प्रफुल्लित होता है और किसी की तरफ भी अनायास ही आकर्षित हो जाता है। विद्वेषण, विरोध पैदा करने के लिए शास्त्रों में
ग्रीष्म ऋतु का उल्लेख किया गया है। गर्मी में वैसे ही हमारा जो मन रहता है बड़ा बेचैन रहता है। हमारे पास भी कोई खड़ा हो जाए तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि दूर हो जाइए, गर्मी बहुत है। तो इसीलिए शास्त्रों में विद्वेषण यानी विरोध पैदा करने के लिए ग्रीष्म ऋतु का उल्लेख किया गया है, यानी ये प्रयोग ग्रीष्म ऋतु में होना। उच्चाटन, वर्षा ऋतु जो अब चल रही है, अब शुरू हुई है, इसका प्रयोग उच्चाटन के लिए, किसी के मन में बेचैनी पैदा करने के लिए किया गया। और आप लोग मेरे से घबराएं ना, मैं कोई बुरे वाला तांत्रिक नहीं हूं, और आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी ने कौन सी, आचार्य जी ने, नरेंद्र जी ने कौन सी लाइन शुरू कर दी और ये तो हम क्लास छोड़ देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को मैं वही कर्म बताऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद है, और सिर्फ शांति कर्म, ठीक है। बहुत बेनिफिशियल, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और इस सेशन में मुझे आप लोगों के लिए ढेर सारा कंटेंट में लेके आया हूँ, और आप लोग एंजॉय करेंगे इस सेशन में। आई होप जिस ट्रैक पे मैं चला हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोगों की रुचि अभी इसमें है। और उच्चाटन के लिए वर्षा ऋतु है, मारण के लिए शरद ऋतु का उल्लेख किया गया। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी जानकारी है तो आप लोगों को पता होगा कि जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है ना, उसके शरीर में से गर्मी खत्म हो जाती है। तो इसलिए शास्त्रों में मारण का जो प्रयोग है, किसी को भी मारने के लिए या मृत्यु तुल्य अवस्था में पहुंचाने के लिए शरद ऋतु को उपयुक्त बताया गया, ठीक है। शांति, इसके लिए हेमंत ऋतु, इंग्लिश वर्जन आप देखिए क्योंकि मैं संस्कृत में पढ़ा हूं, तो हेमंत ऋतु का उल्लेख इसमें किया गया है शांति के लिए, और ये सबसे खूबसूरत प्रयोग है। और सबसे अंत में है स्तंभन, किसी को रोकना, किसी को रोकना। और इसके लिए शिशिर ऋतु यानी ऑटम, ऑटम ऑटम सीजन का प्रयोग किया गया। अब नोट करने वाली बात यह है कि आज मान लीजिए मैं कोई प्रयोग करना चाहता हूं, वो ऋतु तो आएगी 4 महीने बाद, अब क्या करें। तो शास्त्रों में जो हमारे 24 आवर्स हैं, हमारे जो प्रहर हैं, जो 24 घंटे हैं, उनको 4-4 घंटे के हिसाब से इन सभी क्रियाओं में बांटा गया है। यानी सूर्य उदय के बाद जो पहले 4 घंटे हैं वो वशीकरण के लिए उपयुक्त है, उसके बाद अगले 4 घंटे विद्वेषण के लिए, फिर अगले 4 घंटे उच्चाटन के लिए, फिर मारण के लिए, फिर शांति के लिए, और फिर स्तंभन के लिए। ऐसे इन्होंने प्रयोग हमारे को बताया है। अब देखने वाली बात यह है कि मैं एक छोटा सा प्रयोग विरोध के लिए, विद्वेषण के लिए आपके सामने रखूंगा। अभी करूंगा नहीं उसको, सिर्फ बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। ये इस टॉपिक को लेने का मेरा सबसे बड़ा पर्पज ये था कि आप लोगों के मन से तंत्र को लेके डर खत्म हो जाए, भय खत्म हो जाए। मैंने आपको बोला ना कि हम सब लोग तांत्रिक हैं क्योंकि हम कुदरत के परमपिता परमेश्वर के सिस्टम के बारे में थोड़ा या ज्यादा जानते हैं। जो जितना ज्यादा जानता है वो उतना ही बड़ा तांत्रिक है। और आप लोग एक बात को तो मान लें, अपने जहन में बिठा लें कि चाहे वैदिक न्यूमरोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे कोई रेमेडी हो, ये महज जमा घटा गुणा भाग नहीं है, इसमें कुदरत का सिस्टम इन्वॉल्व है। आई रिपीट, इसमें केवल गुणा घटा जमा भाग नहीं है कि आपने देखा कि 2-8 का कॉम्बिनेशन तो डिप्रेशन, ऐसा नहीं है। इसमें आपकी एनर्जी भी काम करती है, जिसके बारे में आप प्रिडिक्शन करना चाहते हैं उसकी एनर्जी भी काम करती है। आप सेंस कर लेते हैं, ये आपके अंदर खूबी है। आपका कोई फैमिली मेंबर अगर उदास है, बेशक वो अपनी उदासी बता नहीं पा रहा, लेकिन आप 1 मिनट में सेंस करके बता देंगे कि बताओ क्या बात, आप खुश नहीं है आज, आपका मन उदास है, तो आप सेंस कर लेते हैं। वो आपके इंट्यूटिव स्किल्स भी काम करती हैं। और जो मैं कहता हूं कि समय, तिथि, नक्षत्र और दिशा, इनका भी बल अगर साथ में जुड़ जाए तो आप 1 मिनट में
किसी का भी एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन कर सकते हैं। अगर आपने इनको समझ लिया तो इनको समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको विध्वेषण के लिए जो प्रयोग बता रहा था, देखिए शास्त्रकारों ने कैसे कुदरत के सिस्टम को प्रयोग करके बड़े से बड़ा काम कर। अगर किसी दो लोगों के बीच में, किन्हीं दो लोगों के बीच में विरोध पैदा करना है तो शास्त्रकारों ने उल्लेख किया है कि हम दो पुतले बनाएं। आपने देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, तांत्रिक लोग बैठे रहते हैं, पुतले बना लेते हैं, फिर वहां पे कुछ ऐसे तंत्र वगैरह वो करते हैं। वो बिल्कुल सही है, उनके पुतले बनाएंगे। वो लोग उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, यानी जिन लोगों के लिए वो प्रयोग करना चाहते हैं उनकी एनर्जी उनमें खींच लाते हैं। फिर कुदरत में सबसे ज्यादा विरोध दो जानवरों के बीच है, कुत्ते और बिल्ली के बीच में। ठीक है, बेशक इन लोगों में प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन आप जैसे ही बिल्ली को कुत्ता देखेगा तो तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े। तो वो लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक पुतले पे कुत्ते के बाल लगाएंगे, दूसरे पे बिल्ली के बाल लगाएंगे, क्योंकि नेचर में, प्रकृति में इन दो जानवरों के बीच में विरोध है। और वो प्रयोग भी विद्वेषण का कर रहे हैं, विरोध पैदा करने का। ऐसा करके वो उन दोनों को कुदरत का जो नेचुरल विरोध का तरीका है उसके साथ कनेक्ट करेंगे, और फिर उसका जो प्रोसेस है उसको वो कंप्लीट कर लेंगे, और 1000% ये चीजें काम कर। ठीक है, आई होप, मैं अभी टॉपिक चेंज करूंगा, अगले टॉपिक पे आऊंगा, लेकिन मैं आशा करता हूं कि तंत्र को लेके जो जिज्ञासा आपके मन में थी, जो थोड़ा बहुत भय था, वो निश्चित तौर पर खत्म हुआ होगा। चाहे कोई तांत्रिक हो, चाहे कोई जादूगर हो, चाहे कोई मजिशियन हो, सब लोग कुदरत के सिस्टम को यूज करके ही आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक रहेगा ऋण संबंधी। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो पैसे के लेन देन का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मन के बड़े भावुक हैं। उनको अगर कहा जाए कि स्निग्धा जी, मेरे को अभी 5 लाख रुपए की जरूरत है, और नरेश नरेश माटिया जी, मेरे को 2 लाख रुपए की जरूरत है, तो वो एकदम से तैयार हो जाएंगे पैसे देने के लिए। फिर थोड़े दिन बाद क्या होगा कि जिसको पैसे दिए हैं वो कहीं नजर नहीं आएगा। अगर हम उसके साथ बातचीत करने लगेंगे, पैसे मांगेंगे, तो पैसे देना तो दूर, जान का दुश्मन बन जाए। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रैक्टिकल लाइफ में आपके काम आने वाला। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अपनी खुद की कुंडली देख के, अपने खुद के नंबर्स देख के कैसे ये जाने कि आपको पैसा उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर दे भी दिया है गलती से तो उसको वापस कैसे लेके आना, वो वापस कैसे आए। 1001% एक्यूरेट, इफेक्टिव रेमेडी के साथ ये प्रयोग काम करेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, और न्यूमरोलॉजी, जैसे कि मैंने एडवांस न्यूमरोलॉजी इस कोर्स का नाम रखा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपने जो पहले न्यूमरोलॉजी सीखी है कि डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को प्लस माइनस कर लिया, दो नंबर्स को, तीन नंबर्स को कंबाइन कर लिया, वो योग बन गया, ऐसा। उसके बाहर भी न्यूमरोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी का मतलब ये है कि आप कहीं भी अंकों को यूज करते हैं, अंक, नंबर्स को आपने कहीं भी यूज कर लिया, चाहे वो डे का हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ का हो, चाहे नक्षत्र का हो, तो उनको प्रयोग करके आप प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं और बेनिफिट भी ले सकते हैं, रेमेडी भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर आपके साथ करूंगा, फिर धीरे धीरे आज के सेशन में हम लोग डीप डाउन जाएंगे।
आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? आई होप स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, मैसेज कर देंगे आप स्क्रीन विजिबल अगर नहीं है तो। मैं आगे चलिए जी, मैं अब आपको सेशन को आगे लेके चलिए। अभी स्क्रीन आप सबको विजिबल है? और हिना जी स्क्रीन विजिबल है ना? मधुकर जी? ओके ओके ओके। ये आप कोई भी ऐप यूज करेंगे, एस्ट्रोसेज और कुंडली वगैरह, अपनी डेट ऑफ बर्थ उसमें डालेंगे, वो मैं बता दूंगा डिटेल में बाद में आपको। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और ऐसा एक कुंडली का फॉर्मेट खुल के आएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में जो सिक्स्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे जहां पे 1-8 मंगल, सूर्य, राहु और शनि लिखा हुआ है, ये छठा घर है। अगर आपको सिक्स्थ हाउस या छठे घर के छठे भाव के बारे में नहीं भी पता, कोई इशू नहीं है, एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखा रहा, ना आपको सीखने की जरूरत है। बस इस हाउस की मार्किंग को आप याद रख ले कि ये कहाँ पे, कौन से ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं। ये वाला ब्लॉक जहां पे 1-8 लिखा हुआ है। अगर यहां पर मंगल लिखा हुआ है, मार्स लिखा हुआ है, नोट कर लें बेशक आप। अगर यहाँ पर मार्स लिखा हुआ है, बाकी सबको भूल जाएं कि बाकी कहाँ क्या लिखा हुआ है। इस छठे घर में अगर मार्स लिखा हुआ है तो समझ लीजिए आपका दिया हुआ पैसा लौट के आने में आपके पसीने छुड़ाने वाला है। अगर यहाँ पर मार्स लिखा हुआ है, मंगल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपने जिस किसी को भी पैसा उधार दिया होगा वो आसानी से आपका पैसा लौटाने वाला नहीं है। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस, यहीं पर 1 नंबर लिखा हुआ है, तब भी आपका दिया हुआ पैसा आसानी से वापस नहीं आएगा। थर्ड केस, यहां पर 1 की जगह 8 लिखा हुआ है, तो भी आपका दिया हुआ पैसा आसानी से वापस नहीं लौटाया जाएगा। फोर्थ केस, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस, थर्ड हाउस आप देख लें। थर्ड हाउस, वहां पर अगर मंगल है, मैं अभी मार्क कर देता हूं थर्ड हाउस कहां पे है। ये स्पॉटलाइट आपको दिख रही है ना, ये स्पॉटलाइट, ये वाला थर्ड हाउस। यहाँ पे अगर मंगल लिखा हुआ है तो भी भूल जाइए कि पैसा आपका आएगा, बड़ी ताकत लगानी पड़ेगी आपको, बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इसके बाद 11th हाउस और 12th हाउस, ये जो दोनों नंबर लिखे, दोनों जगह मंगल लिखा हुआ है। ठीक है, 11th और 12th, तो भी आपका दिया हुआ पैसा लौट कर नहीं आएगा। यहां तक क्लियर हुआ सबको कि ये देखना कैसे है कि हमारे को पैसा उधार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और दे दिया है तो हमारा पैसा वापस आसानी से आएगा या नहीं आएगा। यानी थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, 11th हाउस में और 12th हाउस में अगर मंगल है तो आपका दिया हुआ पैसा नहीं आएगा। अब सुनिए आगे, आएगा तो कैसे आएगा। अगर सिक्स्थ हाउस में जहां पे 1-8 लिखा हुआ है, यहां पर सूर्य, राहु और शनि, इन तीनों में से कोई भी प्लेनेट है, सन, राहु और सैटर्न में से कोई भी प्लेनेट लिखा हुआ है,
तो पैसा वापस आने की संभावना है, लेकिन सामने वाले की गर्दन पकड़ के, झगड़ा करके। जब तक आप दबंगई नहीं दिखाएंगे, सामने वाला पैसा नहीं देगा। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे ही 12th हाउस में, 12th हाउस में मैं आपको फिर से मार्क करके दिखा दूं 12th हाउस कहां है। ये यहाँ पर 12th हाउस है, जहां पे मैंने रेड कलर में मार्क किया है। यहाँ पर या जहां पर 18 लिखा हुआ है, इन दोनों जगह सूर्य, राहु और शनि, इनमें से कोई भी प्लेनेट अगर है तो आपका पैसा आ जाएगा, लेकिन झगड़ा करके आएगा। आपको मशक्कत करनी पड़ेगी सामने वाले से पैसे को निकालने की। गेटिंग माई पॉइंट? अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि पैसा कैसे निकालना है। ये तो मैंने वो केसेस बताए जहां पर आपके पैसे के फंसने की संभावना है। अब पैसा निकालना कैसे है, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर कमजोर से कमजोर आदमी के साथ भी मुहूर्त का बल, समय की ताकत जुड़ जाए, तो निश्चित तौर पर 1000% वो अपने से ताकतवर 1000 आदमियों पर भी भारी पड़े। देखिए, न्यूमरोलॉजी या ज्योतिष आपको झगड़ा करने की सलाह नहीं देता। झगड़ा करने का मतलब, दबंगई दिखाने का मतलब ये है कि आपको महज टेलीफोन करके पैसे नहीं मांगने कि भैया पैसे दे दो। आपको उसके घर जाना पड़ेगा और वहां जाकर आपको कहना पड़ेगा कि भैया या तो आप मेरे पैसे दें, नहीं तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़े। आपको कब जाना है वो मैं अभी आपको बताने वाला। नंबर्स की प्रिडिक्शन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा इफेक्टिव मुहूर्त का ज्ञान होना है कि आपको किस समय पे कौन सा काम करना है। अगर आपको उसका ज्ञान हो गया तो आप समझिए कि बड़े तांत्रिक आप हो, क्योंकि आपने कुदरत के सिस्टम को समझ लिया। आप लोगों ने नक्षत्र के बारे में सुना होगा, 27 नक्षत्र आजाद है। सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है और सबसे लास्ट रेवती नक्षत्र। ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मेरे कोर्सेज की खास बात यही रहती है कि जितनी मेहनत करनी होती है मैं खुद कर लेता हूँ। अपने स्टूडेंट्स को मैं बिल्कुल फिर हलवा बना के खिलाता हूँ, बहुत इजी तरीके से। 4 नक्षत्र आप नोट करेंगे: अनुराधा, अश्विनी, पुष्य और हस्ती। इनके नंबर हैं 1, 8, 13 और 17। अनुराधा, अश्विनी, पुष्य और हस्ती 1 नंबर नक्षत्र, 8 नंबर नक्षत्र, 13 नंबर नक्षत्र और 17 नंबर नक्षत्र। आपको देखने कैसे हैं वो भी मैं अभी आप बताने वाला हूं। तो आपको जब कभी भी उस इंसान के पास जाना है जो आपका पैसा खा के बैठा है और डकार नहीं ले रहा और वापस देने का नाम नहीं ले रहा, तो आपको इन 4 नक्षत्र में से कोई भी एक नक्षत्र देख लेना है। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे देखना है, बस आप अभी नोट करते रहें। 4 नक्षत्र में से कोई भी एक नक्षत्र आप देख ले। अगर वो है तो समझिए कि आपकी ताकत 10 गुना हो गई है। आपकी ताकत 10 गुना हो गई है। दिन कौन सा होना चाहिए जिस दिन आप अपने दिए हुए पैसे मांगने के लिए जाएं? रविवार, मंगलवार, दोनों ही उग्र दिन है। फायरी प्लैनेट्स है। मैंने कहा कुदरत के सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सारे काम हो जाए। दोनों ही फायरी प्लैनेट है, उग्र दिन है। आपकी ताकत को और ज्यादा बढ़ाएंगे और ज्यादा इजाफा करेंगे। अनुराधा, अश्विनी,
पुष्य और हस्ती में से कोई भी एक नक्षत्र हो, रविवार का और मंगलवार में से कोई भी एक दिन हो, कोई भी एक दिन हो, तो आप उस इंसान के पास पैसे का तगाजा करने के लिए जा सकते। एक बार में बात नहीं बनेगी, एक बार में मुहूर्त भी फिक्स नहीं होंगे। हो सकता है अश्विनी नक्षत्र तो है लेकिन दिन बुधवार है, हो सकता है अनुराधा नक्षत्र तो आया लेकिन दिन शनिवार है। तो आपको थोड़ा समय लग सकता है, समय का इंतजार करना होगा। वैसे भी पैसे फंसे ही हुए हैं। 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन में वो नक्षत्र और वो दिन आपका मैच करेगा। आपको उस आदमी के पास जाना है, दबंगई अपने आप आ जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। इन नक्षत्र में जब आप उसके पास जाएंगे, और होरा का भी ध्यान रखना है। होरा का मतलब ये है कि जिस भी दिन आप जाएंगे, सूर्य उदय से 1 घंटे के अंदर फर्स्ट आवर उस प्लेनेट का, उस डे का होरा होता है। उसमें आप जाएंगे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जिस आदमी ने आपसे पैसे लिए थे पहले वो आंखें दिखाता था, लेकिन जैसे इस नक्षत्र का होरा का और समय का मेल हुआ, आपकी ताकत में ऐसा इजाफा होगा कि वो आपके सामने बड़े अदब से पेश आए। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाले के पास पैसे नहीं होते, हो सकता है वो आपको पैसे ना दे पाए, लेकिन आपके साथ बदतमीजी या बेहुदगी बिल्कुल नहीं करे, बहुत अदब से पेश आएगा और आपको आश्वासन देगा, आपसे वादा करेगा कि हाँ, मुझे आपके पैसे लौटाने हैं और मैं जल्दी से जल्दी लौटाऊं। वो आपका इतना भय मानने लगेगा 2 से 3 बार में जाने में ही, कि चाहे उसको कहीं से चोरी करनी पड़े लेकिन आपके पैसे लौटे। और दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी को साइंस बियॉन्ड साइंस कहता हूं। वो इसलिए कि साइंस में जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक एक्सपेरिमेंट में हमारे को हर बार सेम रिजल्ट मिलता है, तो हम उसको प्रूवन मान लेते हैं। इसी तरह से एक योगा को, एक एक्सपेरिमेंट को, एक प्रयोग को जब हम अलग अलग कुंडलियों पे अप्लाई करते हैं और हर बार हमारे को सेम रिजल्ट मिलता है, तो उसको प्रूवन मान लेने में कोई भी हर्ज नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? इसके अलावा मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आज आपको मार्केट में ढेर सारे लोग मिलेंगे न्यूमरोलॉजी सिखाते हुए, एस्ट्रोलॉजी सिखाते हुए, वास्तु सिखाते हुए। 6 महीने पहले जिन्होंने सीखा और 1 और 0 लगा दिया कि 10 साल का अनुभव है, ठीक है। और एक केस तो मेरे सामने ऐसे ही ऐसा भी आया था, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, वो कोई एक थे महाशय जो किसी पार्लर में काम करते थे। लॉकडाउन में सब बंद हुआ तो वो उन्होंने स्किप कर लिया न्यूमरोलॉजी पे। वो न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए बड़े। मैं उनका नाम नहीं लूंगा अभी, लेकिन मेरे पास एविडेंस है कि पहले वो किसी सैलून में, पार्लर में काम करते थे। आज उनको 6 साल का अनुभव है, क्योंकि वो सैलून में, पार्लर में न्यूमरोलॉजी सिखाते थे ना, तो 6 साल का अनुभव आज उनको हो गया है। तो आपको ढेर सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो पैसा कमाने के चक्कर में जल्दी जल्दी से आके और अनुभव बताते हैं और उल्टे सीधे प्रयोग आपको बताएंगे। लेकिन परमपिता परमात्मा से डर के मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ जो सात्विक है और काम करती है। इसमें आप किसी और को भी बताएंगे तो कुछ भी ऐसा ठगी करने वाला या बेवकूफ बनाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद इन सभी प्रयोग को अप्लाई किया है, और आप लोग तो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं, तो आप मुझे जानते हैं। तो मेरे पास सब सर्टिफाइड कंटेंट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इन दिनों पे आपका बाप भी पैसा मांगे तो मत देना उधार, वापिस नहीं आएगा। सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार,
वहीं जाके जम जाएगा। हो सके तो इन दिनों में अपने बैंक में कुछ पैसा जमा करवा, खूब बढ़ोतरी होगी। बाप को पैसा उधार ना देने का मतलब है क्योंकि बाप से वापस तो नहीं लेने होते ना, हमारे को वापस तो लेने नहीं होते, तो इसलिए वो चले भी गए तो कोई दुख नहीं है, वो तो है ही, उन्हीं के पैसे हैं। तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को पैसे मत देना। अगर देने हैं तो इस मंशा के साथ देना कि आपको वापस नहीं लेने, आपको वापस नहीं लेने। अब एक और बहुत खूबसूरत प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, फिर आज के सेशन को ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, फिर मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। हम लोग काफी दिनों बाद मिले हैं, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है अगले सेशंस में। और जो हमारा अगला 4 दिन के जो सेशन रहेंगे, 4 दिन के जो लेक्चर्स रहेंगे, उसमें जो पुराने वाला न्यूमरोलॉजी का कंटेंट है, जो मेरा कोर्स चलता है, वो भी मॉडिफाइड वर्जन में है। इसके अलावा जैसे प्रयोग मैंने आज आप लोगों को सिखाए हैं, ऐसा भी काफी सारा कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए रखा है, जो लाइफ में प्रैक्टिकल आप जिसका बेनिफिट ले सकते हैं, और वो कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपके पास ही रहेगा, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। अभी मैं आपको कुछ और कंटेंट शेयर करके, हाँ, अब स्क्रीन आपको विजिबल होना चाहिए। स्क्रीन आपको विजिबल है। और नाम राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम राशि का महत्व। शास्त्रकार एक श्लोक कहता है बहुत ही प्यारा, जिससे आपको ये पता लगता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे आराम से। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो मैं उस श्लोक के बारे में बता रहा था जो शास्त्रकार ने कहा है। बहुत सारे लोग आपने आज नेम न्यूमरोलॉजी कराते हुए सुने होंगे, आप लोगों ने भी काफी अच्छा खासा पैसा खर्च करके नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया होगा। तो मैं आपको आज वैदिक तरीके से बताऊंगा कि नाम का क्या महत्व है। और जो लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी पे क्वेश्चन मार्क करते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट के साथ बताना चाहूंगा कि हमारा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसी के अंदर एक चैप्टर है अंक ज्योतिष के नाम से, अंक ज्योतिष के नाम से। तो वो वहां पर जाकर देख सकते हैं कि वैदिक न्यूमरोलॉजी कहीं स्टैंड करती है या नहीं करती। तो उस श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। देशे ग्रामे गृह युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशे प्रधानत्वम जन्म राशे न चिंतयेत। विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशे प्रधानत्वम नाम राशे न चिंतयेत। इसका मतलब ये है कि देशे ग्रामे गृह युद्धे, कहीं दो देशों के बीच में बात हो रही हो, दो देशों, रसिया और यूक्रेन की। ग्रामे, गांव के बारे में चर्चा हो रही हो, गृह, घर के बारे में, युद्ध के बारे में, सेवायाम, नौकरी के बारे में, व्यवहार के, लोगों के व्यवहार के बारे में, पैसे के लेन देन के बारे में। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, मैंने कहा पैसे के लेन देन के बारे में। मुझे नीलम सिंह जी से पैसे का लेन देन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे कुलदीप मोंगा जी से पैसे का लेन देन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बॉसमिया जी से पैसे का लेन देन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? देशे ग्रामे गृह युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशे प्रधानत्वम जन्म राशे न चिंतयेत। वहां पर नाम को महत्व देना है, जन्म तिथि को, जन्म राशि को साइड में रख दीजिए, बाजू में रख दीजिए, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जहां से जिन लोगों ने नेम न्यूमरोलॉजी सीखा है, अपना पैसा वापस ले लीजिए, क्योंकि उन्होंने ये सूत्र, ये फॉर्मूला आपको नहीं बताया होगा। फिर सीख कर क्या आए, आधार क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है। नरेंद्र वशिष्ठ की बात पे यकीन मत कीजिए, देववाणी संस्कृत है, मैं नहीं कह रहा,
मेरे से सैकड़ों साल पहले बड़े गुरु, बड़े आचार्य, शास्त्रकार इन लाइनों को लिख के छोड़ गए। मैं तो ज्ञान रूपी उस समुद्र से कहीं इक्का दुक्का मोती कहीं मिल जाता है, उसको साफ करके आप लोगों के सामने परोस देता हूं। गेटिंग माई पॉइंट। देशे ग्रामे गृह युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशे प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतिए। अभी मैं उस ऋण वाले कंटेंट से इसको जोड़ूंगा कि व्यवहार हमारे को पैसे का लेन देन करना है तो किन लोगों के साथ करना है, नाम की मैचिंग कैसे करें। विवाहे सर्व मांगल्ये, यानी विवाह की बात हो रही हो, सभी मांगलिक कार्यों की बात हो रही हो, यात्रायाम ग्रह गोचरे, यात्रा की बात हो रही हो, कब यात्रा शुरू करनी है, ग्रह गोचरे, गोचर की बात हो रही है। जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतिए, तो जन्म राशि को महत्व देना है, नाम को आपको चिंतन नहीं करना है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि नाम का कहां महत्व है, जन्म तिथि का कहां महत्व। नाम बड़ा रोल प्ले करता है। जन्म तिथि आपको ये बताती है दोस्तों कि आपकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं और वो होके रहेंगी। कोई माई का लाल, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट उनको होने से नहीं रोक सकता। आपका नाम ये बताता है कि उन इवेंट्स पर आपका मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगा, आपका एक्शन क्या रहेगा। आपका नाम ये बताता है। बारिश को होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन छाता तो ले सकते हैं। रेमेडी आपको एक छाते का काम करे। जब आप डेट ऑफ बर्थ से ये जान जाएंगे कि आपकी लाइफ में क्या क्या इवेंट होने वाले हैं, तो नाम से आप ये जान सकते हैं कि उसके बारे में आपका एक्शन प्लान क्या रहेगा, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जब वो इवेंट होगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, हल्का सा जुकाम होने पर आसमान सर पर उठा लेते हैं, और बहुत सारे लोग कैंसर होने पर भी, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी होने पर भी कहते हैं सब प्रभु की कृपा है, सब ठीक होगा। ये नाम का जादू है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे नाम को आपको प्रयोग में लेके आना है। ये देखिए, अब यहां से सब लोग अपनी अपनी नाम राशि देख सकते हैं। जैसे मेष राशि है, उसमें जो अक्षर आएंगे, उसमें जो लेटर्स आएंगे, वो चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और ए। अब फॉर्मूला ये है कि आपको जो भी आपकी राशि है, जो भी आपके नाम की जो राशि है, वहां से काउंटिंग शुरू करनी है, वहां से काउंटिंग शुरू करनी है और 11 नंबर तक काउंट करते हुए जाना है। जैसे मेष राशि किसी की है तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। यानी कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिसके साथ आप लेन देन करेंगे तो वो पैसा कभी भी नहीं डूबेगा, वापस जरूर आएगा, सुरक्षित है आपका पैसा। दूसरा एग्जांपल मैं लूं, अगर सिंह राशि है किसी की तो सिंह राशि से काउंट करना शुरू करेंगे। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन। ठीक है। मिथुन राशि से अगर आप लेन देन करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका दिया हुआ पैसा वापस आ जाए। ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आपकी नाम राशि से 11वीं राशि के साथ, आपकी नाम राशि से 11वीं राशि के साथ आप निश्चिंत होकर लेन देन कर सकते हैं। पैसा नहीं डूबेगा, पैसा नहीं डूबेगा। ठीक है। ये मैंने आपको समय का, मुहूर्त का, दिशा का, तिथि का और नक्षत्र का बल बताया कि आप इनको प्रयोग करेंगे तो बड़े तांत्रिक बनेंगे, क्योंकि आपने कुदरत के सिस्टम को समझ लिया। पहले आपने जमा, घटा, गुना, भाग सीख लिया नंबर्स का,
अब कुदरत के सिस्टम को समझ के ट्राई टू स्विम विद द स्ट्रीम, धारा के साथ बहने की कोशिश कीजिए, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा और चमत्कारिक मैजिकल रिजल्ट आपको मिलेंगे। और आज के सेशन को हम लोग एक और छोटी सी प्रिडिक्शन मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, फिर आप लोगों से बात करूंगा, आप लोगों की जो भी क्वेरीज होंगी। और डेली हम ऐसा ही करेंगे, 1 आवर का सेशन लेंगे और 1 आवर आपका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे, क्योंकि बाद में फिर स्टूडेंट्स के काफी मैसेजेस, काफी कॉल आते हैं और शेड्यूल हेक्टिक होने की वजह से मेरी संतुष्टि नहीं हो पाती आप लोगों को रिप्लाई फोन पे देने में, तो हम लोग यही उसको डिस्कशन में रखेंगे, उसको डिस्कशन में रखेंगे। और आज का दूसरा एक अलग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने मांगलिक के बारे में सुना होगा, मांगलिक के, मैंने एक अलग टॉपिक ले लिया है, मांगलिक के बारे में सुना होगा। और हम लोग विद ड्यू रिस्पेक्ट, ज्योतिषी लोग, जो बच्चे मांगलिक होते हैं उनके बारे में ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कोई बड़ा दोस्त है, कि ये तो मांगलिक है, ये तो मांगलिक है। शादी के कार्ड पे आप लोगों ने देखा होगा, लिखा रहता है कि मेरे बेटे या बेटी के विवाह के मांगलिक अवसर पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को तो पता ही नहीं था कि इतने इनऑस्पिशियस वर्ड को आप अपने शादी के कार्ड पे लिखवा रहे हैं, क्यों लिखवाते हैं? इतने शुभ समय में और इतना इनऑस्पिशियस वर्ड, अरे बाप रे, हम सबसे कितनी बड़ी गलती हुई। ऐसा मान लें क्या? नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरी बात को आप सच मत मान लिए, लेकिन शास्त्रकार जो लिख के गए हैं उसको तो सच मानिए। आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, मुझे आप लोगों के सामने आने से पहले बहुत तैयारी करके आनी पड़ी। मुझे पता है कि क्वेश्चंस तो मैं सारे आपके लेता ही हूँ, किसी भी क्वेश्चन को मना नहीं करता। वहां से ऐसे गोलियों की तरह क्वेश्चंस आपके आएंगे और कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सब बुद्धिजीवी लोग। तो शास्त्रकारों ने मांगलिक के बारे में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बहुत अच्छी लाइन लिखी है। लग्ने वये चपाताले जामित्रे च अष्टमे कुजे, कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यते। अब आप कहेंगे इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि लग्न भाव में, पहले भाव में, वय भाव में, 12वें भाव में, चपाताले जामित्रे च अष्टमे कुजे, अष्टम भाव में, 1, 4, 8, 12 इन हाउसेज में अगर मंगल विराजमान है, कुजे का मतलब मंगल, 1, 4, 8, 12 भाव में अगर मंगल विराजमान है, लड़के के या लड़की के, किसी एक के, कन्या भर्तु विनाशाय, भर्तु कन्या विनश्यते। देखिए, आज से आपने ये भी जान लिया, बस कोई भी कुंडली खोलनी है, उसमें देखना है कि 1, 4, 8, 12 में मंगल विराजमान है तो वो मांगलिक है, वो मांगलिक है। न्यूमरोलॉजी से भी मैं सिखा दूंगा, कुंडली खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि एकदम से कैसे देख लें कि मांगलिक है या नहीं है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यते, यानी कन्या अगर मांगलिक है तो वो वर का विनाश कर देगी। भर्तु यानी वर अगर वो मांगलिक है, कन्या विनश्यते, वो कन्या का विनाश कर देगा। अरे बाप रे, इतना बड़ा पाप, ऐसा कैसे संभव है? शास्त्रकार ने इतनी बड़ी बात क्यों कही? दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो लोग मांगलिक होते हैं उन पर भगवान मंगल की विशेष दृष्टि हो। और मंगल आप सबको पता है, मार्स फायरी प्लेनेट है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंगर। तो मांगलिक का यानी एक हाईली एनर्जेटिक पर्सन का, हाईली एनर्जेटिक
पार्टनर से ही मेल होना चाहिए, तभी उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत तरीके से चलेगी। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए कहा कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से होना चाहिए। दूसरी बात, मंगल देव जो है वो बहुत ताकतवर हैं, और जो जिन पर मंगल देव की विशेष कृपा होती है, यानी जो मांगलिक होते हैं, उनकी मनोदशा अगर आप समझेंगे तो उनका मन रहता है सर्वाधिकार सुरक्षित, मेरा पूर्ण अधिकार हो, जो भी मेरा है वो पूर्णतः मेरा हो। शंकालु स्वभाव हो जाता है, डाउट, शक, ऐसा उनका स्वभाव हो जाता है। अगर लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है तो लड़के का स्वभाव ऐसा होगा कि वो अगर अपने भैया से भी बात कर रही है तो उसके मन में शंका जाएगी कि ये इनसे क्यों बात कर रहे हैं। वो चाहेगा कि ये घर में रहे, पर्दे में रहे, सिर्फ मेरी नजरों के सामने रहे। गेटिंग माई पॉइंट? शंका एक बड़ा मनोविकार है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टनर इस तरह की मनोदशा के इंसान के साथ जिंदगी पूरी कर पाए। विवाद होना निश्चित है। इसीलिए कहा गया है कि कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यते। वो इतना टॉर्चर हो जाएगी या इतना टॉर्चर हो जाएगा अगर उनमें से एक मांगलिक और एक नॉन मांगलिक है, कि वो जिंदगी को भी बाय बाय बोल सकता है, मैरिड लाइफ को भी बाय बाय बोल सकता है, मुझे कंटिन्यू ही नहीं करना। अगर दोनों मांगलिक हों तो नहले पे दहला हो जाता है, फिर नहले पे दहला हो जाता है, फिर कोई कोई किसी को छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों की बराबर की टक्कर है, दोनों की बराबर की टक्कर। समझ आया आप लोगों को? तो कोई भी इंसान अगर आपको 1 4 8 12 भाव में अगर मंगल भगवान दिखाई देते हैं, मंगल महाराज दिखाई देते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। आपको आज ये भी पता लगा कि मांगलिक का मेल मांगलिक से क्यों होना चाहिए। अब जो नौसिखिए ज्योतिषी हैं या जिनकी मंशा ठीक नहीं है, उनके बहकावे में आप लोग बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं विराम देंगे और अब डिस्कशन करेंगे। आप लोगों के आज के सेशन को लेके जो भी क्वेरीज हैं उनको मैं लूंगा, और एक एक करके हैंड रेज करेंगे, फिर मैं आप लोगों से बात कर लूंगा। और 4 दिन का हमारा ये सेशन रहेगा, कल भी इसी टाइम शुरू होगा, और ऐसी ही खूबसूरत टेक्निक्स के साथ में धीरे 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 आप लोगों को आगे लेके चलूंगा। और अब मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दूंगा, क्योंकि बड़ा सेशन हो जाएगा, फिर सेव होने में थोड़ा सा अनईजी रहता है। तो और आप लोगों की सुख शांति के लिए एक महामृत्युंजय मंत्र आपने सुना होगा। सेशन को एंड करने से पहले आप लोगों के लिए मैं उसका उच्चारण कर दूंगा। भोले बाबा वो तो सबके मन को जानने वाले, सबकी विपदाओं को हरने वाले हैं। तो आप सब भी मेरे साथ उच्चारण कर सकते हैं अपनी अपनी जगह पे बैठ के। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम हूं जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा भुवा भुः ओम सः जूम हौम ओम। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और अब मैं सेशन को विराम दूंगा और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर